गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आपका बायोलॉजी का नया सिलेबस जो चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका कंसेप्ट है, वो आप लोग के बीच हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। यानी पहला चैप्टर जो है वो आपका बेसिक चैप्टर है। यानी बेसिक चैप्टर कहने का मतलब जीवों में जनन, जिसे आज के सिलेबस में यानी 2025 में इसको यानी हटा दिया गया एनसीईआरटी से। यानी आप जो नया पब्लिकेशन का एनसीईआरटी खरीदिएगा उसमें चैप्टर 1 नहीं है। हालांकि यह बेसिक चैप्टर है जो पढ़ने के लिए कंपलसरी है, जिसके बाद आपको आसानी से और भी चैप्टर आगे जो पढ़ते जाएंगे उस बारीकी से आपको समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का, जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यानी पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन, इसका हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी इसको इंग्लिश इंग्लिश टर्म जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो जीव का जीवन अवधि क्या होता है, यानी लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। लाइफ स्पैन क्या होता है और लोग अपने यानी कोई भी जीव हो अपने जीवन में कौन कौन से क्रियाएं करती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये 11th में हम लोग पढ़ चुके थे। यानी 12th में सजीव के भीतर एक जनन आती है, जनन रिप्रोडक्शन यूनिट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में आप लोग को। ठीक है, बात करते हैं हम जनन पे। यानी देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म आपका आता है जीवन अवधि। यानी जीवन अवधि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। जीवन अवधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन। यानी आपके एनसीईआरटी में भी यह पॉइंट होगा, जीवन अवधि क्या होता है। यहाँ देखिए आपके एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में एक टर्म है जीवन अवधि। ठीक है, देखते हैं जीवन अवधि क्या होता है। देखिए एनसीईआरटी के अगर नोट्स बुक देखिएगा, इसमें सब कुछ मिलेगा, आपका कंसेप्ट एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। जीवन अवधि दिया हुआ है, इस जीवन अवधि को लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि क्या होता है, जीवों के जन्म से लेकर यानी जब तक उसका जन्म होता है, जब से जन्म होता है और मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। यानी जीवों के जन्म से लेकर उसका जो प्राकृतिक मृत्यु होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो आपका एनसीईआरटी लिखता है जीव के जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की यह काल यानी अवधि, काल मतलब समय, उस जीवन की जीवन अवधि निरूपित कहता है, यानी जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में फिगर होगा जिसमें सभी का जीवन अवधि दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन जीव का जीवन अवधि यहाँ पे दिया गया है इसमें। तो आपके एनसीईआरटी में देखिएगा एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं है, उसको अमर कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ भी है एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा द्विखंडित होकर दो नई टू सिस्टर अमीबा का निर्माण करता है, यानी दो अमीबा का निर्माण करता है, यही विखंडित होकर बनता है। यानी ये मरता नहीं है, कभी अमर रहता है। इसीलिए कहा था एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीवों के जीवन अवधि को, बारी बारी से किस जीव का जीवन अवधि कितना होता है, जो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें जीवों की जीवन अवधि के बारे में दिया गया है। आपके एनसीईआरटी का यह फर्स्ट पेज है। दूसरा पेज आपके सामने आया है जिसमें जीवन अवधि के बारे में दिया गया होगा। ठीक है, जीवन अवधि देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जीवन अवधि यानी किस जीव का जीवन अवधि कितना होता है, आपके एनसीईआरटी का यह फिगर है, इसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, अरे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ जाए। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे। देखते हैं सबसे पहले जीवन अवधि क्या है। देखिए अलग अलग फूल का अलग अलग जीवन अवधि होता है। ठीक है,
जैसे यहाँ हाथी का है, कुत्ता का है। यहाँ देखिए, हाथी का जो जीवन अवधि होता है अलग अलग जीव का अलग अलग होता है। तोता है, हाथी है। तो देखिए, तोता, हाथी, कुत्ता, कुत्ता इस सब का बताएंगे। कुत्ता का जीवन अवधि जो होता है, यानी यह 15 से 20 वर्ष होता है। कुत्ता का जीवन अवधि जो होता है वह 15 से 20 वर्ष होता है। आप लोग याद रखिएगा, 15 से 20 वर्ष, इसके बीच में कभी भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। तितली का जो जीवन अवधि यहाँ लिखा हुआ है 1 से 2 हफ्ता, यानी 1 से 2 हफ्ता होता है। कौवा का जीवन अवधि भी लिखा होता है 15 वर्ष। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है? 15 वर्ष। आपको कुछ जीव का जीवन अवधि पूछा जाएगा, जैसे हाथी का पूछा जाएगा, तो हाथी का जीवन अवधि जो होता है लगभग 70 वर्ष होता है। ठीक है, हाथी का जीवन अवधि कितना होता है? 70 वर्ष होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखेंगे आगे क्या कहता है। आगे है केला। केला और अलग 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 जीव हैं, सबके बारे में हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी देखिए, मगरमच्छ का जीवन अवधि यहाँ दिया हुआ है 60 वर्ष। ठीक है, यानी अलग अलग जीव। तोता का 140 वर्ष दिया गया है। फल मक्खी जो होता है, फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होता है। 1 से 2 सप्ताह, यानी 1 से 2 सप्ताह रहता है मैक्सिमम। ठीक है, अलग अलग जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। और आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए, कछुआ का जीवन अवधि है 100 से 150 वर्ष। कछुआ का जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष। बरगद का जीवन अवधि भी 200 वर्ष होता है। 200, उससे अधिक ही होता है। सबसे अधिक जीवन अवधि रहता है बरगद का। ठीक है, अलग अलग जीवों का जीवन अवधि होता है। धान के पौधा का जीवन अवधि बहुत ही कम होता है, लगभग 3 मंथ, 3 से 6 मंथ रहता है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों का जीवन अवधि यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा, आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे वहां पे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जीवन अवधि के बाद। जीवन अवधि के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे हम स्टार्ट करें, जीवों में जनन। आपका टॉपिक आ गया जीवों में जनन। जनन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जनन जो होते हैं, हम बताए थे, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। जीव अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, यानी जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जीव, यानी एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी जीव हो सकते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं। तो जनन का डिफिनीशन हो जाएगा वैसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जीव आपस में मिलकर अपने समान प्रजाति के संतति को उत्पन्न करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, जनन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिखा हुआ है विज्ञानीयकरण। देखिए, यहाँ पे जीवों को, जनन को यहाँ विज्ञानीय कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया एक जीव जब अपने समान, एक जीव जब अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है, यानी एक या एक से अधिक जीव मिलकर अपने समान प्रजाति के संतति जीव को उत्पन्न करता है, तब उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो संतति जो में वृद्धि होती है, उसके बाद उस संतति में वृद्धि होगी और परिपक्वता आती है। परिपक्वता मतलब उसमें वृद्धि के अलावा भी परिपक्वता आती है। ठीक है, तो परिपक्वता आती है तब उसे क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। उसके बाद नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक यह सिलसिला चलते रहता है। तो अब देखिए, जीवों में जनन के बारे में समझ में आ गया हम लोग को, जनन क्या होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक जीव आपस में मिलकर अपने समान प्रजाति के संतति को उत्पन्न करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, जनन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के? यानी 2 प्रकार के। जनन का 2 प्रकार होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जनन 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आपका एनसीईआरटी भी लिखता है जनन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी लैंगिक जनन के बारे में बात किया गया और अलैंगिक जनन के बारे में बात किया गया। देखिए, लैंगिक जनन हमको बारी बारी से पढ़ना है। पहले अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग। अलैंगिक जनन क्या होता है? यानी कह सकते हैं जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही इंडिविजुअल भाग लेते हैं, यानी एक ही जीव भाग लेते हैं। यानी अलैंगिक जनन क्या हो जाएगा? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रजाति के जीव भाग लेते हैं, कोई एक जीव,
या तो नर होंगे या मादा होंगे। यानी जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में एक खास बात यह है अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं सभी अपने माता पिता यानी पेरेंट्स के समरूप होते हैं, हूबहू होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं। यहाँ देखिए अलैंगिक जनन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अलैंगिक जनन में देखते हैं क्या होगा। देखिए अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कोई एक जीव भाग लेते हैं यानी एक जनक भाग लेंगे, कोई एक जनक, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, एक ही जनक भाग लेते हैं और अपने समान प्रजाति के संतति को उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को ही उत्पन्न करेगा, कुत्ता है तो कुत्ता को ही उत्पन्न करेगा। मनुष्य कभी कुत्ता को उत्पन्न नहीं कर सकता है, कुत्ता कभी मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी जीव जो जनन करते हैं वो अपने प्रजाति के जीवों को ही जन्म देते हैं। तो अलैंगिक जनन का भी डिफिनीशन हो जाएगा, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी कोई एक जनक भाग लेते हैं और अपने समान प्रजाति के संतति को उत्पन्न करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन में जितने भी संतान उत्पन्न होते हैं वे सभी अपने पेरेंट्स के हूबहू रहते हैं, एकदम कार्बन कॉपी पाए जाते हैं, जीरोक्स कॉपी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं, समान होते हैं। उसके लिए एक टर्म दिया गया आपके बुक में, क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं, समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे के समरूप यानी समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन में कितने प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन का कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे अमीबा हो जाएगा, जितना भी एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना। उसके बाद आपका बीजाणु जनन भी उसी के अंतर्गत आता है, यानी राइजोपस हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए एक कोशिकीय जीवों में विखंडन होता है, एक कोशिकीय जीवों में विखंडन होता है। जैसे सपोज मान लीजिए यह एक अमीबा है, अमीबा में क्या होता है? इसका एक केंद्रक है, ठीक है। अब देखिए अमीबा में द्विखंडन होता है, इसमें सबसे पहले द्विखंडन के मतलब डायरेक्ट नहीं करते हम। देखिए इसमें दो प्रकार का विभाजन होता है। सबसे पहले होता है कोशिका द्रव केंद्रक का विभाजन, यानी इस अमीबा के भीतर कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी इसका केंद्रक में विभाजन होता है। देखिए आपका केंद्रक विभाजित होते दिख रहा होगा फिगर में, केंद्रक विभाजित होता है। तो ये केंद्रक विभाजित हो रहा है यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। उसके बाद जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा तो इस अमीबा में दो केंद्रक बन जाएंगे एक ही अमीबा के भीतर। उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसका कोशिका द्रव्य इसके सराउंडिंग आपका विभाजित हो जाएगा, इस केंद्रक के सराउंडिंग इसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा। इस तरह से एक ही अमीबा के भीतर दो केंद्रक का निर्माण हो गया और कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका कोशिका द्रव्य जैसे ही विभाजित होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद कोशिका झिल्ली की, यानी कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। नींव पड़ती है कहने का मतलब भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण दो नई संतति का निर्माण होता है, यानी दो अमीबा का निर्माण होता है। दोनों में अलग केंद्रक उसका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी एक ही अमीबा यहाँ विखंडित होकर दो नई अमीबा का निर्माण करता है, दो नई संतति को उत्पन्न करता है, परंतु सब दिखने में एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है और आइडेंटिकल होते हैं सब एक अपने जनक के, यानी पेरेंट्स के आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। यानी देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है। इस तरह से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी यह फिगर दिया होगा, आपके एनसीईआरटी में यह फिगर दिया हुआ। यहाँ देखिए अमीबा जो है, अमीबा के भीतर, यानी यहाँ इस फिगर देखते हैं, इस अमीबा में केंद्रक है, केंद्रक विभाजित हो गया, दो केंद्रक का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, केंद्रक विभाजित हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है, यानी इसका कोशिका द्रव्य यहाँ विभाजित हो रहे हैं, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा।
साइटोकाइनेसिस भी होगा। तो उसके बाद दो नई अमीबा का निर्माण होता है। ठीक है, दो नई अमीबा का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, ये साइटोकाइनेसिस के बाद इसमें दो नई अमीबा का निर्माण हो गया, जो इसका संतति हो गया, जो इसका संतति हो गया। ये दो नई कोशिका जो होते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, संतति हो जाएगा। इस प्रकार अमीबा में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन भी होता है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी यहाँ समझा दिए, और आपके बुक में भी यह फिगर है, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक सबका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या कहता है अलैंगिक जनन में। देखिए, यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, जितना कुछ समझा है आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इस विधि में यहाँ लिखा हुआ भी है, इस विधि में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इस विधि में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आप लोग के बीच डिस्कस कर रहे हैं, जितना बार डिस्कस किए सब आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यानी इस विधि में केवल एक ही जनक उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, एक ही जीव भाग लेते हैं, जो हम बात किए थे, जिसके फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, बल्कि एक जनक के एकदम समान होती है। हमने आपके बारे में बात किया था, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी कार्बन कॉपी जीरोक्स कॉपी होते हैं, यानी एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, जिसके लिए एक टर्म बताए थे क्लोन, आपका एनसीईआरटी भी ये था, अकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। यानी क्लोन क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा जितने भी संतति उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सब समरूप होते हैं, यानी समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के समान रूप से देखते जीवों के विभिन्न वर्गों में मध्य पाए जाने अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करेंगे। अब अध्ययन करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से। चलिए अब तब तक हम अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां से भी बन सकता है, एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में की ओर चलेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं अलैंगिक जनन के कितने टाइप्स होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, आप में से अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन को हम पांच प्रकार में टाइप बांटते हैं, यानी पांच टाइप के अलैंगिक जनन हो सकते हैं। पहला अलैंगिक जनन आपका खंडन होता है। खंडन को ही फिजन भी कहते हैं। जो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन, यानी द्विखंडन और बहुखंडन। यानी खंडन को कितने भाग में बांट दिए, दो भाग में, एक द्विखंडन और एक खंडन। दूसरा होता है मुकुलन, मुकुलन जिसको हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है बीजाणु जनन, जिसको स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। चौथा होता है कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। ठीक है, और पांचवा जो होता है वह आपका होता है पुनरुद्भवन, जिसको रीजनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हम अलैंगिक जनन के हर एक टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी अलैंगिक जनन जो है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। अलैंगिक जनन को हम पांच भागों में बांट दिए। सबसे पहले बात है खंडन। खंडन कितने पर टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, द्विखंडन और बहुखंडन। दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा कायिक परिवर्धन, पांचवा पुनरुद्भवन। ठीक है, अब हम बारी बारी से बात करते हैं खंडन। नाम ही है खंडन, यानी अलैंगिक जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया संतति का जो जन्म होगा या निर्माण होगा वह टूटने से होगा, विखंडन होने से होता है, खंडित भाग से होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं खंडन। तो खंडन क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति जीवों का निर्माण उसके विखंडन होने से, यानी टूटने से, खंडित होने से होता है, तो क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, कई सारे जो प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसमें क्या होता है। देखिए, खंडन को दो टाइप से बांट दिए गए, द्विखंडन और एक बहुखंडन। द्विखंडन मतलब कितना भाग में टूटेगा, दो भाग में, नाम से स्पष्ट है। द्विखंडन मतलब जिसमें दो भागों में नई संतति का निर्माण होता है टूटने से, और बहुखंडन जिसमें बहुत भागों में संतति को निर्माण होता है, किससे, टूटने से।
देखिए, द्विखंडन का आपके अगर एग्जांपल पूछा जाएगा तो द्विखंडन होता है एक कोशिकीय जीव में, जितना भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम ये सिंगल, जैसे फिगर में बताए थे हम आपको पिछले में, पीछे बैक, जो अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके पीछे फिगर में देख सकते हैं। एनसीईआरटी फिगर में भी है, हमने यहाँ पे ऑफलाइन भी बोर्ड पे भी बताया है। तो द्विखंडन में क्या होता है, दो भाग में टूटने से होता है, जैसे जितना भी एक कोशिकीय जीव है यानी अमीबा में और पैरामीशियम में। लेकिन बहुखंडन जो होता है, बहुखंडन में कई भागों में टूटता है, ठीक है। इसमें दो भाग में ही टूटते हैं। अमीबा में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किसमें द्विखंडन होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा या पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है वो सभी हो जाएंगे। अगला बहुखंडन, और लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण उस कई भागों में टूटने से होता है, बहुखंडन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल, बहुखंडन का एग्जाम्पल आप लोग के बारे में बताए थे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं, यानी खंडन, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। जहां तक आप लोग देख रहे हैं तो यानी खंडन, यानी पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी अलैंगिक जनन का जो खंडन है वह क्लियर हो जाएगा, यानी खंडन द्विखंडन दोनों में समझ में आ गया और बहुखंडन समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं मुकुलन पर। मुकुलन क्या होता है, ठीक है, देखते हैं मुकुलन क्या होता है। चलते हैं मुकुलन की ओर। देखिए, मुकुलन जो होता है यह भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बडिंग। मुकुलन क्या होता है, देखिए, यह भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। यानी अलैंगिक कह सकते हैं हम, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति जीवों का निर्माण उसके मुकुल भाग यानी कलिका द्वारा होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मुकुलन। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन होता है। देखिए किस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन होता है। देखिए एक हाइड्रा होता है, इस टाइप का होता है हाइड्रा जीव। इसमें सबसे पहले एक मुकुल भाग का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है। ये मुकुल भाग जब बनते हैं तो यह इससे क्या होते हैं, कुछ देर के बाद यह इससे डिटैच हो जाते हैं। कुछ देर के बाद यह इससे डिटैच हो जाएंगे, यानी यहाँ से निकल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। ये डिटैच होकर जहां जाएंगे उससे नया संतति बन जाएगा, इससे नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो यानी अलैंगिक जनन में ये हाइड्रा के कलिका भाग से नया संतति बना, यानी इसके मुकुल भाग से बना। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यानी कह सकते हैं अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति जीवों का निर्माण कलिका निर्माण द्वारा होता है, उसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, या उसके मुकुल भाग द्वारा होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट के भी बारे में बताएंगे। ईस्ट जो होता है वह भी उसमें भी मुकुलन होता है, इस तरह से जीव होता है, उसमें कलिका निर्माण होता है, ठीक है, उसके द्वारा भी इसमें संतति जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मुकुलन के बाद क्या बताए थे हम, मुकुलन के बाद आपको डिस्कस किए थे हम बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है। अब हम बीजाणु जनन के बारे में आप लोग के बीच डिस्कस करते हैं कि बीजाणु जनन क्या होता है। अब देखते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है। तीसरा है आपका बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बीजाणु जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। बीजाणु जनन क्या होता है, यह भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति जीवों का निर्माण उसके बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु, बीजाणु को इंग्लिश में स्पोर कहा जाता है, इंग्लिश में स्पोर कहा जाता है, ठीक है। यानी बीज का ही एक रूप है बीजाणु। यानी अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति जीवों का निर्माण उसके बीजाणु द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड में बीजाणु जनन होता है। उसके बाद राइजोपस हो जाएगा। यानी ये क्या होते हैं, इसमें किस तरह का संतति का निर्माण होता है उसके बारे में हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे यह ब्रेड मोल्ड का है फिगर,
इसको देखा जाए तो इस तरह फिगर रहता है, इसके भीतर कई सारे बीजाणु रहते हैं। जब ये ब्लास्ट करता है, विस्फोट होता है, तो ये बीजाणु इधर उधर उसके आसपास कहीं पे गिरते हैं, जिससे नया नया प्लांट यानी स्पोर का फॉर्मेशन होता है, नए जीवों का निर्माण होता है प्रत्येक बीज से। ठीक है, यानी नए संतति का निर्माण होता है, किसके द्वारा हुआ? यहाँ पर बीज द्वारा हो गया। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? बीजाणु जनन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, ब्रेड मोल्ड में, राइजोपस में। ठीक है, ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, इसका दो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले अलैंगिक जनन का, अगला नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो है अलैंगिक जनन का आपके बीच है कायिक परिवर्धन। ठीक है, कायिक परिवर्धन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कायिक परिवर्धन। ये कायिक परिवर्धन क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन का ही यह एक प्रक्रिया है। कायिक परिवर्धन को इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब देखिए कायिक परिवर्धन क्या होता है। यह भी एक अलैंगिक जनन का पार्ट है, इसका प्रकार है। देखिए, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण उसके कायिक वर्धी भाग से होता है। कायिक वर्धी भाग क्या होता है? सभी प्लांट का अलग अलग कायिक वर्धी भाग होता है। जैसे जड़ होता है, तना होता है और पत्ती हो सकता है। किसी किसी में जड़ के माध्यम से जनन होता है, किसी किसी में तना के माध्यम से भी हो सकता है, किसी किसी में पत्ती के माध्यम से होता है। तो कायिक परिवर्धन का डिफिनीशन हो जाएगा अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण उसके कायिक वर्धी भाग अर्थात जड़, तना और पत्ती के माध्यम से होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। कायिक परिवर्धन में कौन कौन भाग से हो सकते हैं? याद रखिएगा, जड़ से भी हो सकता है, तना से भी हो सकता है और पत्ती द्वारा भी हो सकता है। हम इस तीनों का एग्जांपल दे देंगे, एक आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, जैसे किसी भी प्लांट का जड़ हम लगाते हैं, ठीक है, आम के पौधा का जड़ लगा दिए, लग जाएगा। यानी किसी का भी जड़ लगाते हैं तो लग जाता है, और तना भी लगाने से लगता है। जैसे जैसे आपके कॉमन एग्जांपल में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गन्ना। गन्ना का जो बुआई करते हैं उसे हम अलग अलग टुकड़ा में काट काट के लगाते हैं, यानी उसके तना को कई खंडों में हम काट देते हैं, उसके बाद लगाते हैं, वो आसानी से वह नया प्लांट बन जाता है। तो गन्ना के तना वाले भाग से होता है, और ब्रायोफिल्म का प्लांट जो होता है उसके पत्ती वाले भाग से ही क्या होता है? नए संतति बनते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, इसके पत्ते को लगाने से भी क्या होता है? नया संतति यानी नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, बन जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं। यानी जड़, तना और पत्ती तीनों से किसी भी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? कायिक परिवर्धन कहलाएगा। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण उसके कायिक वर्धी भाग अर्थात जड़, तना और पत्ती के माध्यम से होता है, तब उसे क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम कायिक परिवर्धन को हम देखें डिटेल में, कायिक परिवर्धन को हम तीन टाइप्स में बांटते हैं। कायिक परिवर्धन को तीन टाइप्स में बांटा गया है। देखिए, कायिक परिवर्धन को कितने तीन टाइप्स में बांटे हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कायिक परिवर्धन को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, यानी तीन टाइप्स में बांटा गया है कायिक परिवर्धन को। देखिए, यहाँ पे कायिक परिवर्धन जो है, कायिक परिवर्धन, अब देखिए इस कायिक परिवर्धन को तीन अलग अलग हम मेथड से हम कर सकते हैं। एक आता है आपका कर्तनी विधि, कर्तनी विधि जिसको कटिंग मेथड कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है कटिंग। और दूसरा होता है लेयरिंग विधि, लेयरिंग विधि इंग्लिश में कहा जाता है लेयरिंग मेथड। और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग विधि। ग्राफ्टिंग विधि यानी ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, कायिक परिवर्धन को हम तीन अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। कर्तनी विधि, कटिंग मेथड, दूसरा लेयरिंग विधि यानी लेयरिंग मेथड, तीसरा है ग्राफ्टिंग विधि यानी ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तीन अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीनों के बारे में, बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर्तनी विधि, लेयरिंग विधि और ग्राफ्टिंग विधि के बारे में। देखिए, कर्तनी विधि सबसे कॉमन है। कर्तनी विधि मतलब कटिंग मेथड, यानी उसको काटने से होता है। काटने से किस प्रकार होगा तो वो देखते हैं काटने से किस प्रकार होता है। देखिए, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण काटने, उसके तना के टुकड़ा करने से,
काटने से होता है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए गन्ना जो है, गन्ने को, तना को हम अलग अलग खंडों में काट देते हैं, अलग अलग टुकड़ा में काट देंगे, खंडों में काट देंगे। काटने से क्या होता है, नया उसको लगाने से नए पदार्थ का यानी नए पादपों का निर्माण होता है। यानी गन्ना कर्तनी विधि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर कैन यानी गन्ना। गन्ना को काटने से लग जाएगा। ठीक है, गुलाब के फूल को भी काट सकते हैं, उसका टहनी को काट के लगा देंगे, लग जाता है। अड़हुल के टहनी को भी काट के लगाते हैं, लग जाता है। और हमारे गांव देहात में सोहजन का पेड़ होता है, उसको लगा के देते हैं, उसका भी टहनी काट देते हैं। जिसका काटने से, उसके कई भागों से काटने से उसका निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम कर्तनी विधि कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लेयरिंग मेथड पे। लेयरिंग मेथड क्या करता है, लेयरिंग मेथड कहता है जो, जैसे लेयरिंग मेथड में लेयर चढ़ाया जाता है मिट्टी का, यानी कुछ ऐसे पादप होते हैं, यानी अलैंगिक जनन का भी एक प्रकार है। यानी कह सकते हैं कायिक परिवर्धन की वह विधि जिसमें नए संतति जीवों का निर्माण मिट्टी के लेयर की मदद से किया जाता है। लेयर किस प्रकार किया जाता है, जैसे जैस्मीन में किया जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है जैस्मीन। जैस्मीन का पेड़ जो होता है वह एकदम पतला कोमल होता है। जैसे इस तरह यहाँ पे गमला में अगर जैस्मीन का पेड़ लगाया गया है, तो जैस्मीन का पेड़ इतना कोमल होता है कि इसका टहनी जो होता है वो लटक जाता है, टहनी लटक जाता है। और मिट्टी में क्या किए, मिट्टी का यहाँ पर हम लेयर लगा दिए, मिट्टी का यहाँ क्या कर दिए, लेयर लगा दिए। देखते हैं, इसका मिट्टी का लेयर हो गया, इस पे भी मिट्टी का लेयर हम डाल दिए। अगर हम मिट्टी का लेयर डाल देंगे तो इसमें क्या होता है, जड़ का निर्माण होने लगता है। इसमें जड़ का निर्माण होने लगता है इस तरह से। इसमें भी क्या होगा, इससे भी जड़ बनने लगेगा इस तरह से, जड़ बनने लगेगा। उसके बाद इसको अगर काट देंगे, हम काट भी देंगे, तो इससे क्या होगा, एक अलग प्लांट बन जाएगा, ये एक अलग प्लांट बन जाएगा। यानी इसी मिट्टी की जो जो उसका तना होता है, वह तना वाला भाग जो अगर कट जाता है, तो यानी उसके लेयर हो जाते हैं, लेयर बन जाते हैं। मिट्टी के लेयर डालने से उस तना में डेवलपमेंट होते हैं, नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेयरिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबका। चलिए, अब लास्ट इसका जैस्मीन में होता है लेयरिंग में। अब देखते हैं लास्ट ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। ग्राफ्टिंग मेथड देखिए क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखते हैं ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है। अब देखिए, ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड होता है अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, यानी कायिक परिवर्धन का। यानी कह सकते हैं कायिक परिवर्धन में, यानी हम क्या चाहते हैं, देखिए मान लीजिए एक अलग पादप है, जैसे मान लीजिए एक किसी और, देखिए जैसे यह एक अलग गुलाब का टहनी है, इसको हम कुछ इस तरह इस कलर काटते हैं, यानी इस टहनी को काटते हैं और नया गुलाब को टहनी को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यानी एक अलग है, एक अलग है, इस टहनी को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। यानी इसको ग्राफ्टिंग कर दिए, मतलब एक के बाद एक जोड़ देते हैं। और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा का रैप लगा देते हैं, लपेट देते हैं। लपेटने से क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आ जाती है, जिसके कारण वह प्लांट सीधा रह पाता है, इरेक्ट इरेक्ट रह पाता है। और इसको लगाने से क्या होगा, जितने भी प्लांट बने इसमें दोनों का गुण आएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्टिंग कर दे, यानी एक भाग को एस्टोन कहते हैं, एक भाग को स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग मेथड क्या हो गया, यह भी कायिक परिवर्धन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग पादपों को एक साथ जोड़कर हम नए प्रजाति का पादप का निर्माण कर सकते हैं, नया वैरायटी बना सकते हैं। यानी इससे भी एक नया प्लांट का निर्माण कर सकते हैं, इसी कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम, यानी पहला देख लिए, पहला क्लियर है। दूसरा जीवन अवधि भी बताए थे, वो भी क्लियर है। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या कहता है। अब देखिए,
कुछ अलैंगिक जनन का कुछ अन्य डिफिनीशन है जो आपको पढ़ना है अलैंगिक जनन में। ठीक है, यहाँ हम बताते हैं अलैंगिक जनन का। देखिए आपके बुक में फिगर अलैंगिक जनन की संरचना के बारे में बताया गया है। देखिए ये है मुकुलन का, कलिका का निर्माण। कलिका निर्माण जो हम फिगर में बताए थे, कलिका द्वारा होता है या किसमें होता है? कलिका का ईस्ट में, हाइड्रा में। यानी उसके बाद कोनिडिया, कोनिडिया भी बताएंगे अभी, कुछ बीज में होते हैं। देखिए जैसे अलैंगिक जनन की कुछ अन्य एग्जाम्पल अगर बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, सबसे पहले एक साइड लिख देते हैं हम जीव और एक साइड लिख देते हैं संरचना, यानी किस जीव में कौन सा संरचना का निर्माण होता है। यानी यह अलैंगिक जनन का अदर एग्जाम्पल है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए एक जीव होता है जिसका नाम है स्पंज। स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है, जेम्यूल्स द्वारा जनन होता है। स्पंज में किसका निर्माण होता है? जेम्यूल्स का। ठीक है, जेम्यूल्स द्वारा उसमें क्या होता है? निषेचन होता है। दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा में बताए थे आप लोग को कलिका द्वारा, मुकुलन में बताए थे कलिका द्वारा होता है। उसके बाद तीसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक जीवाणु है। पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, यानी कोनिडिया द्वारा जनन होता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, एक है जलकुंभी। जलकुंभी जो होते हैं उस जलकुंभी में भूस्तरिका का निर्माण होता है, यानी भूस्तरिका द्वारा उसमें जनन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगेव पादप। एक पादप का नाम है जिसका नाम है अगेव पादप। अगेव पादप में बुलबिल का निर्माण होता है, बुलबिल का निर्माण होता है, बुलबिल द्वारा जनन होता है। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे पादप के बाद देखते हैं और भी क्या एग्जाम्पल है। यानी इतना एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच यहाँ डिस्कस किए हैं, आगे भी कोई एग्जाम्पल है। देखिए आप आलू का बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। आलू में क्या निर्माण होता है? ट्यूबर द्वारा जनन होता है, ट्यूबर का निर्माण होता है। अदरक का बात कर लेंगे, अदरक में राइजोम का निर्माण होता है, अदरक में राइजोम का निर्माण होता है। ठीक है, और प्याज का बात कर लेंगे, प्याज में इस समय परकंद का निर्माण, कंद या परकंद का निर्माण होता है। ठीक है, यानी देखिए ये अलैंगिक जनन की कुछ अन्य संरचना है। एक साइड जीव का नाम लिख दिया, एक साइड संरचना का नाम नहीं, यानी इस जीव में इस संरचना के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। जैसे स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है, आपके बुक में देखिए यहाँ फिगर भी दिया होगा, स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ये फिगर आपको दर्शाता है जेम्यूल्स, यानी ये फिगर जेम्यूल्स को दर्शाता है, ये फिगर दर्शाता है जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंज में। इस तरह से जेम्यूल्स का निर्माण होते हैं। ये देखिए कोनिडिया, यहाँ पर इस फिगर में देखिए यहाँ पर कोनिडिया का निर्माण हुआ है। इसी संरचना को कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? कोनिडिया कहा जाता है इस संरचना को, कोनिडिया। आप लोग सभी देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ देखिए कलिका का निर्माण हाइड्रा में होता है। यहाँ देखिए इस तरह का कलिका होता है जिसके माध्यम से हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये है आपका पेनिसिलियम, यानी इसमें कोनिडिया का निर्माण होता है इस प्रकार से, यानी कोनिडिया, ये आगे पादप बुलबिल का निर्माण होता है। अलग अलग जीव में अलग अलग का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए हम कलिकाएं के बारे में, जेम्यूल्स का निर्माण होता है, सॉरी मार्कर, चलिए देखते हैं। यहाँ देखते हैं अब आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इस साइड वाला कर सकते हैं, यानी इस साइड में जितना है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी की तरफ हम बात करते हैं, यानी अलैंगिक जनन का जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं आज। ठीक है, अलैंगिक जनन का जितना टाइप्स होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कलिका का निर्माण, सामान्य कलिका का निर्माण किसमें होता है?
लिखा गया है पेनिसिलियम, अमीबा पेनिसिलियम। ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता है, छोटी कलिका उत्पन्न होती है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, बताए थे हम। और फंजाई में, कवक में, फंजाई जगह सभी सदस्य में पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जनन संरचना द्वारा जनन करते हैं, ये बात भी बताए थे। चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स जिसको कहते हैं, जो फंजाई में होते हैं, कवक में होते हैं। उसके बाद कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है, बताए थे। कलिका का निर्माण हाइड्रा में होता है, यह भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में ये इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं, यहाँ देखिए जेम्यूल्स, जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, स्पंज में होता है, ये से प्रश्न उठा सकता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद पेनिसिलियम में क्या होता है, पेनिसिलियम किसका निर्माण बनता है, कोनिडिया में बनता है। कलिका में क्या बनता है, हाइड्रा बनता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, कलिका का निर्माण किसमें होता है, मुकुलन यानी हाइड्रा और ईस्ट में होता है, इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ तक आपका अलैंगिक जनन जितना है, अलैंगिक जनन टॉपिक समाप्त हो गया। यानी अलैंगिक, यहाँ देखिए फिगर में अदरक में राइजोम का निर्माण, ये अदरक है, ये राइजोम कलिका होता है, इसी को राइजोम या अपस्थानिक मूल कहा जाता है। आलू में ट्यूबर बनता है, जिसको आंख के नाम जानते हैं, ट्यूबर। अब यहाँ देखिए परकंद का निर्माण होता है इसमें, प्रकंद का निर्माण, ये ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा जनन होता है, ब्रायोफिलम में अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है। ये ब्रायोफिलम में इसके पत्ती के भाग से जनन होता है। ये प्याज में प्रकंद का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ये जलकुंभी का फिगर है, जलकुंभी में भूस्तरिका का निर्माण होता है, इस तरह से जलकुंभी होता है, जो जल में होते हैं, जल के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इस तरह से एक जलकुंभी, कई सारे जलकुंभी आपस में जुड़ी होती है, इसी संरचना को हम भूस्तरिका कहा जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, भूस्तरिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आपके बुक में भी दिखा होगा, यहाँ पर देखिए आलू में आंख, आलू में आंख का निर्माण होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, हम डिस्कस भी किए थे। आलू में क्या निर्माण होता है, आंख का निर्माण होता है, यानी ट्यूबर का निर्माण होता है। अदरक में प्रकंद यानी राइजोम का भी निर्माण, आगे बुलबिल, आगे पादप में क्या बनता है, बुलबिल, इसके बारे में डिस्कस किए थे। अब ब्रायोफिलम में पत्र कलिका का निर्माण होता है, यानी पत्ती द्वारा होता है, पत्र कलिका या पर्ण कलिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्ण कलिका, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है पर्ण कलिका। और जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जलकुंभी में भूस्तरिका का निर्माण होता है। यहाँ आपका भूस्तरिका मिल गया। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में हम अलैंगिक जनन के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर लिए हैं। यानी प्रकंद का सरजोम, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरिका, ये सभी संरचना द्वारा होते हैं कायिक परिवर्धन और अलैंगिक जनन में। चलिए इसके बारे में डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज का क्लास यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके, इस टॉपिक के अलावा जो भी टॉपिक बच गए हैं, शेष रह गए, उसको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। इसी तरह आप लोग भी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके देखिए, स्पीड स्लो कर लीजिए, या जो समझ में आया थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, इसको जैसे देखना देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यानी आज की क्लास में आपका अलैंगिक जनन पूरा खत्म हो गया। ठीक।